नमस्कार। पढ़ रहे हैं हम 12th क्लास और 12th क्लास का इतिहास। हम इसमें पढ़ रहे हैं इतिहास जानने के स्रोत। हमने अभी तक इतिहास जानने के स्रोतों के अंदर धार्मिक स्रोतों का अध्ययन कर लिया और धार्मिक स्रोतों के बाद दूसरा स्रोत आता है धर्मेतर स्रोत। धर्मेतर स्रोत के मुख्यतः 4 भाग हमने देखा था। सबसे पहला भाग हमने अध्ययन किया था ऐतिहासिक स्रोत का। दूसरा भाग जो था वो हमने अध्ययन कर लिया था क्षेत्रीय साहित्य। आज हम अध्ययन कर रहे हैं तीसरा भाग और इसका तीसरा भाग जो है वो है विशुद्ध साहित्यिक स्रोत। विशुद्ध साहित्यिक स्रोत। अब ये विशुद्ध साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं और हम इसमें किन किन का अध्ययन करेंगे। विशुद्ध साहित्यिक स्रोत, विशुद्ध का मतलब होता है ऐसे साहित्यिक स्रोत जो एकदम शुद्ध भाषा में लिखे गए हैं, जिसके तहत हम नाटक, कथा, व्याकरण ग्रंथ, कहानियां, कथाकोश, इसके अलावा जो टीका लिखी गई उनके ऊपर, इन सभी का अध्ययन करेंगे हम विशुद्ध साहित्यिक स्रोत में। नाटक, कथा, व्याकरण ग्रंथ, कहानियाँ, कथाकोश, टीका, इन सभी का अध्ययन हम एक विशुद्ध ऐतिहासिक स्रोत में करेंगे। अब आता है कि प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। हालांकि बहुत सारे ग्रंथ हैं नाटकों में, कहानियों में, कथाकोश में, लेकिन हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। तो महत्वपूर्ण ग्रंथों में हम देखें तो नाटक की अगर बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है कवि माघ, और माघ के साथ साथ हम अध्ययन करेंगे कालिदास का महत्वपूर्ण नाटक हम देखें तो अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक। इसके अलावा मालविका अग्निमित्र, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर। कालिदास के अलावा हम बात करें तो पतंजलि, जिनका ग्रंथ था महाभाष्य। मुख्य ग्रंथों में पतंजलि का महाभाष्य, पाणिनि का अष्टाध्यायी, व्याकरण ग्रंथों के अंतर्गत पाणिनि का अष्टाध्यायी। इसके अलावा विष्णु शर्मा, जिनकी पंचतंत्र, विष्णु शर्मा जिनकी पुस्तक मिलती है हमें पंचतंत्र। इसके अलावा हमें मिलता है कामंदक का नीतिसार। कामंदक का पुस्तक का नाम है नीतिसार। इसके अलावा हमें जो मुख्य ग्रंथ मिलता है वो है मेघातिथि की मिताक्षरा। मेघातिथि की पुस्तक का नाम है मिताक्षरा। ये मिताक्षरा टीका लिखी हुई है, जिसे मिताक्षरा कहेंगे। ये प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके अलावा हम अगर नाटकों की बात करें तो शूद्रक का मृच्छकटिकम भी ले सकते हैं। शूद्रक का मृच्छकटिकम, ये प्रमुख है हमारे विशुद्ध साहित्यिक स्रोत। विशुद्ध साहित्यिक स्रोत में मुख्यतः हम लेंगे नाटक, कथा, व्याकरण ग्रंथ,
कहानियाँ, कथाकोश, टीका, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ प्रश्न सीधा ये बनेगा कि विशुद्ध साहित्यिक स्रोत में किन को शामिल किया जाता है या इनमें किस किस को शामिल किया जाता है। तो इसमें नाटक को शामिल किया जाता है, कथा को किया जाता है, व्याकरण ग्रंथ को किया जाता है, कहानियों को किया जाता है, कथाकोश को किया जाता है और टीका या टिप्पणियों को शामिल किया जाता है। टीका होती है किसी भी ग्रंथ का आलोचनात्मक विवरण, किसी भी ग्रंथ का आलोचनात्मक विवरण जो होता है उस विवरण को हम टीका कहते हैं। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? बहुत सारे ग्रंथ हैं। हम हालांकि कुछ ही ग्रंथों का अध्ययन करेंगे क्योंकि लगभग सभी ग्रंथों का अध्ययन हम आने वाले सभी पाठ में इसका करने वाले हैं। तो कालिदास, जिनका अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्र, शूद्रक का मृच्छकटिकम और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ध्यान रखना, शेक्सपियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप में शेक्सपियर नाम का एक नाटककार प्रसिद्ध हुआ था पुनर्जागरण काल के दौरान, उसी को लेकर कालिदास को ये उपमा दी गई है। इसके अलावा पतंजलि का महाभाष्य और पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र कहानियों के रूप में, कामंदक का नीतिसार और मेघातिथि की मिताक्षरा जो एक टीका है, ये प्रमुख ग्रंथ है जो हमें विशुद्ध साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है विदेशी साहित्य। धर्मेतर साहित्य का अगला भाग जो है वो है विदेशी साहित्य। अगला भाग है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य, इस विदेशी साहित्य को मुख्य रूप से बांट सकते हैं क्योंकि विदेशी साहित्य का मतलब ये है कि प्राचीन भारत में जो लोग विदेश से भारत आए और विदेश से भारत आकर उन्होंने भारत की इतिहास को जानने में हमारी मदद की। विदेश साहित्य का मतलब है वे लोग जो विदेश से भारत में आए और यहाँ पर आकर उन्होंने भारत की तत्कालीन उस समय की हमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जानकारी उपलब्ध करवाई। यानी वे लोग जो विदेश से भारत आए, भारत में रहे और रहकर उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से तत्कालीन समय की भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जानकारी उपलब्ध करवाई और हमें मदद की कि भारत का इतिहास कैसा था। इसको मुख्य रूप से जो बांटेंगे, अलग अलग देशों से आए, यूनानियों के बाद चीनी के बाद अरबी, जिसको हम सम्मिलित करेंगे उसमें, और उसके बाद एक और जो है वो है तिब्बती। यूनानी, चीनी, अरबी, तिब्बती, इन देशों से भारत में आए और भारत में आकर इन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जानकारी हमें उपलब्ध करवाई। अब आता है कि इसमें से कौन कौन से लोग आए और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों को लिखा। तो यूनान से ध्यान रख देना, यूनानी कौन कौन भारत में आए और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों लिखा और उन पुस्तकों से हमें तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जानकारी उपलब्ध होती है। तो यूनानियों की बात करें हम तो सबसे पहले एरिस्टोबुलस, यूनानियों में एरिस्टोबुलस ये आया। इसके अलावा स्ट्रेबो, प्लिनी, मैगस्थनीस, ये प्रमुख 4 इतिहासकार भारत में आए और भारत में आकर इन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से भारतीय इतिहास की हमें जानकारी प्रदान की। एरिस्टोबुलस की पुस्तक का नाम जो है वो है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड।
हिस्ट्री ऑफ द वॉर। एरिस्टोबुलस ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द वॉर के माध्यम से भारतीय इतिहास की हमें जानकारी प्रदान की। स्ट्रेबो और प्लिनी, इन दोनों की किताब का नाम है ज्योग्राफी या भूगोल। दोनों की किताब का नाम है भूगोल, यानी भारत के भूगोल किताब स्ट्रेबो ने भी लिखी और प्लिनी ने भी लिखी। और इन किताब के माध्यम से उन्होंने भारत की प्राकृतिक जो भौगोलिक दशा थी उनकी जानकारी प्रदान करने की कोशिश की। और मैगस्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका, और मैगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ग्रंथ जो हमें मिलते हैं जो हमें विदेशी जानकारी प्रदान करते हैं। ये चार मुख्य रूप से हमारे जो हैं ये मिलते हैं यूनानी, एरिस्टोबुलस, स्ट्रेबो, प्लिनी और मैगस्थनीज। एरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द वॉर पुस्तक लिखी और इस पुस्तक के माध्यम से हमें भारत की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई। स्ट्रेबो ने भारत का भूगोल और प्लिनी ने भी लिखा भारत का भूगोल, और मैगस्थनीज की पुस्तक मिलती है इंडिका। हालांकि इंडिका पुस्तक हमें मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, इंडिका पुस्तक हमें मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैगस्थनीज के बाद जो भी यूनानी साहित्यकार भारत में आए उनके उद्धरणों से ये पता चलता है कि मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। इंडिका पुस्तक मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो मैगस्थनीज के बाद चाहे स्ट्रेबो आओ चाहे प्लिनी आओ, ये लोग जो भारत में आए और इन्होंने जो किताबें लिखी उस किताबों में उन्होंने ये कहा कि इसका उद्धरण यानी संदर्भ जो था वो उन्होंने मैगस्थनीज की इंडिका से दिया। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि मैगस्थनीज ने भी इंडिका पुस्तक की रचना की थी। इनके बाद चीनी, ये तो थे यूनानी। चीनियों की जहाँ तक बात करें तो चीनी में मुख्य रूप से भारत में 3 व्यक्ति हैं। पहला नाम आता है फाहान, दूसरा नाम आता है वैनसांग और तीसरा नाम आता है इत्सिंग। फाहान, वैनसांग, इत्सिंग। फाहान जो है भारत आया था 399 से लगाकर 414 ईस्वी के दौरान। फाहान 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया और इन्होंने अपनी पुस्तक फा क्यो की, पुस्तक का नाम है फा क्यो की, और फाहान ने तत्कालीन भारत की यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का जो भारत था, गुप्त समय का जो भारत था, उस समय की समस्त जानकारी, चाहे वो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, समस्त जानकारी फाहान ने उपलब्ध करवाई फा को की के माध्यम से। दूसरा इतिहासकार चीन का वैनसांग। वैनसांग आया 629 से लगाकर 644 तक भारत में रहा। वैनसांग 629 से 644 तक भारत में रहा और ये रहा हर्षवर्धन के समय। भारत का राजा था उस समय हर्षवर्धन, और इसने अपनी पुस्तक सी यू की, इसने अपनी पुस्तक सी यू की के माध्यम से हर्ष के समय के भारत की समस्त जानकारी हमें प्रदान की है। पुस्तक सी यू की के माध्यम से हर्ष के समय का जो भारत था उस भारत की समस्त जानकारी प्रदान की है। इसके साथ साथ वैनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया और अध्ययन करने के बाद भारत में बौद्ध धर्म की महानता का वर्णन हर्षवर्धन ने अपनी पुस्तक में किया है, वैनसांग ने अपनी पुस्तक में किया है। तो ये तो था फान और वैनसांग। इनके अलावा इत्सिंग भी आता है। इत्सिंग जो आता है वो आता है लगभग 672 ईस्वी के समय भारत में आता है, और वो भी भारत की समस्त प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जानकारी हमें प्रदान करता है। उसकी पुस्तक का नाम जो है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। ये थे चीनी व्यक्ति। सबसे पहले यूनानियों के बाद चीनी आए। चीनी में फाहान,
वैनसांग इत्सिंग, इसके अलावा एक चुनयुंग करके भी आया था। इन सभी व्यक्तियों ने भारत के इतिहास की हमें जानकारी प्रदान की है। उसके बाद आता है हम तिब्बती लें, तो तिब्बती में हमें 2 ही ग्रंथ मिलते हैं लामा तारानाथ के, लामा तारानाथ, और इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं तंगियूर एवं कंगियूर। तंगियूर और कंगियूर, इन दोनों ग्रंथों से लामा तारानाथ हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। लामा तारानाथ हमें 2 ग्रंथ तंगियूर और कंगियूर, इन दोनों ग्रंथों के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है कि अरबी ग्रंथ कौन कौन से थे। तो अरबी ग्रंथों की बात करें हम तो सबसे पहले अल मसूदी, सबसे पहला नाम आता है अल मसूदी का, और अल मसूदी ने ग्रंथ लिखा था मिडास ऑफ गोल्ड। अल मसूदी ने ग्रंथ लिखा था मिडास ऑफ गोल्ड। अरबी भाषा के अंदर जो ग्रंथ लिखे गए उसे हम कहेंगे अल मसूदी। और अरबी भाषा के ग्रंथ जो हैं वो 7वीं शताब्दी के बाद लिखे गए। बाद इसलिए लिखे गए क्योंकि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार और इस्लाम धर्म का जो आक्रमण होता है उस समय से ही भारत में अरबी आक्रमण प्रारंभ हुए। उससे पहले भारत में अरब आक्रमण नहीं हुए थे। अरबी आक्रमण भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार से ही प्रारंभ होते हैं और उसके बाद की हमें यहाँ पर जानकारी प्रदान मिलती है। इसके अलावा हमें तारीख हिंद ग्रंथ मिलता है, वो मिलता है अल बरूनी का। दूसरा था अल बरूनी, और अल बरूनी का ग्रंथ मिलता है तारीख ए हिंद। अल बरूनी का ग्रंथ मिलता है हमें तारीख ए हिंद। अल मसूदी और अल बरूनी ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा दीवान ए सच में सिंध का इतिहास का वर्णन भी हमें इसके माध्यम से मिलता है। और एक और इतिहासकार है सुलेमान नबी, सुलेमान नबी, और जिनकी पुस्तक का नाम है सिलसिलात उल तवारीख। सुलेमान नबी, एक और इतिहासकार का नाम है मिलता है सुलेमान नबी, पुस्तक है सिलसिलात उल तवारीख। सिलसिलात उल तवारीख पुस्तक। और इस पुस्तक में हमें पाल एवं प्रतिहार शासकों की जानकारी प्रदान करता है। पाल एवं प्रतिहार शासकों की जानकारी प्रदान करता है। पाल एवं प्रतिहार शासकों की जानकारी प्रदान करता है। ये तो हो गया हमारा विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य बड़ा प्रश्न आता है 4 नंबर का भी, और कई बार 2-2 नंबर का प्रश्न भी आ सकते हैं। 4 नंबर का प्रश्न आता है तो सीधा प्रश्न आता है कि भारतीय इतिहास जानने के विदेशी साहित्य, विदेशी स्रोत को समझाइए। तो हमें लिखना है कि विदेशी स्रोत का मतलब ये हुआ कि वे विदेशी व्यक्ति या वे विदेशी इतिहासकार जिन्होंने भारत आए और भारत आकर उन्होंने भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जानकारी हमें प्रदान की, इसे हम कहेंगे विदेशी साहित्य। कौन कौन से इतिहासकार थे? सबसे पहले यूनानी, और यूनानियों में ध्यान रखना है अरिस्टोब्यूलस, स्ट्रेबो, प्लिनी, मैगस्थनीस, ये सभी लोग आए और उन्होंने अपनी पुस्तकें, अरिस्टोब्यूलस की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द वार, स्ट्रेबो और प्लिनी की पुस्तक है भूगोल, और मैगस्थनीस की पुस्तक है इंडिका। इनके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी प्रदान की। चीनी फान वेनसांग इत्सिंग, फान ने अपनी पुस्तक फा को की के माध्यम से चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त शासक था उसके समय की समस्त जानकारी प्रदान करता है। वेनसांग अपनी पुस्तक सी यू की, और वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, विशेष ध्यान रख देना। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, जिन्होंने सी यू की पुस्तक के माध्यम से हर्षवर्धन के समय की हमें समस्त जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ साथ इत्सिंग आता है जो 672 ईस्वी में भारत में आया था, और इन्होंने भी अपनी पुस्तक के माध्यम से भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के 2 ग्रंथ मिलते हैं, कंगियूर और तंगियूर, इनके माध्यम से। और अरबी साहित्य में अल मसूदी, अल बरूनी, सुलेमान नबी,
3 इतिहासकार मिलते हैं जिनकी पुस्तकों से हमें इतिहास जानने की इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने पुस्तक लिखे थे, लेकिन ये किताबें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अल मसूदी की पुस्तक है मिडास ऑफ गोल्ड, अल बरूनी तारीख के हिंद, और सुलेमान नबी की पुस्तक है सिलसिलातुल तवारीख। और इस पुस्तक में पाल और प्रतिहार शासकों का वर्णन भी मिलता है। हमें ये ध्यान रख लेना, क्योंकि सीधा प्रश्न बनेगा कि किस अरबी साहित्य से हमें पाल और प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है। तो सिलसिलातुल तवारीख पुस्तक सुलेमान नबी की, जिससे हमें पाल और प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है। ये तो हो गया हमारा धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य के बाद साहित्यिक स्रोत में अंतिम स्रोत बचता है वंशावली। अब आता है वंशावलियां। वंशावलियां क्या है और वंशावलियों का हमें इतिहास में इसकी क्या जानकारी मिलती है। तो वंशावलियां है क्या? वंशावलियों का मतलब है, नाम से स्पष्ट है, वंश प्लस वलिया, यानी हमारे पूर्वज और पूर्वजों की समस्त जानकारी, हमारे पूर्वजों की समस्त जानकारी, हमारे पूर्वजों की समस्त जानकारी हमें वंशावलियों से प्राप्त होती है। हमारे पूर्वजों की समस्त जानकारी, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, ये में प्राप्त होती है। इसलिए इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वंशावली। यह इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है? पहली चीज, वंशावलियां लिखने वाले, चाहे वो भाट हो, राव हो या अन्य जो लोग वंशावलियां लिखते हैं, वे लोग हमारे, यानी जिस व्यक्ति की वंशावली लिखते थे उसके घर जाकर उसके सामने हस्तलिखित स्रोत हमें प्रदान करते हैं। यानी भाट, राव या अन्य जो वंशावली लिखते हैं, वे लोग उनके घर जाकर हस्तलिखित और मौजूद लोगों के बीच में, आज भी हमने देखा होगा कि हमारे घर पर राव या भाट आते हैं और वो आकर वंशावली लिखते हैं, और मौजूद लोगों में जो भी हमारे कार्यक्रम होता है उसकी समस्त जानकारी वे उसके अंदर लिखते हैं हस्तलिखित। और इसलिए ये वंशावलियां हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब प्रश्न सीधा बनेगा कि स्रोत सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन वंशावली इसमें महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जितने भी इतिहास जानने के स्रोत है वो सभी के सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ स्रोत हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें वंशावलियां ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, ये ध्यान रखना हमें कि ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहली चीज़ आती है कि वंशावलियां न्यायिक स्रोत के रूप में मानी है। न्यायिक स्रोत के रूप में मान्य है। 1872 में भारतीय न्यायिक साक्ष्य अधिनियम बना और उस अधिनियम में वंशावलियों को मान्यता प्रदान की गई। 1872 में भारतीय न्यायिक साक्ष्य अधिनियम बना और इस अधिनियम के में वंशावलियों को मान्यता प्रदान की गई। यानी आज हम न्यायालय में भी वंशावलियों की मान्यता है, न्यायालय में भी वंशावलियों को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि वंशावलियां एक इतिहास जानने का या किसी व्यक्ति के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो उस व्यक्ति की मौजूदगी में लिखा गया और प्लस लिखित है। वो स्रोत लिखित है और लिखित होने के कारण
न्यायालय इसे मानता है कि इसमें जो लिखा गया वो सही लिखा गया, इसमें गलत नहीं लिखा गया, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने बारे में कोई गलत जानकारी नहीं लिख पाता है, इसलिए ये न्यायिक शख्सियत के रूप में माना गया। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये जो वंशावली लिखने वाले लोग हैं इनको हम लोक इतिहासकार कह सकते हैं, इनको हम लोक इतिहासकार कह सकते हैं। लोक इतिहासकार कहते हैं। लोक इतिहासकार क्यों कहते हैं? लोक इतिहासकार इसलिए कहते हैं कि ये घर घर जाकर इतिहास लिखने का काम करते हैं, यानी वंशावली लिखने वाले राव, भाट, अन्य लोग जो हैं ये घर घर जाकर वंशावलियां लिखने का काम करते हैं और काम करने के कारण हम इसे लोक इतिहासकार कहते हैं। और ये व्यक्ति से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी, यानी जिस समय ये वंशावली लिखी गई उस समय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, वो किस देवता की पूजा करता था, या उसका कुल देवता कौन था, या उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके परिवारजन और अन्य कहाँ किस जगह पर बैठे हैं, उनके संबंध किसके साथ हुए, वो सारी जानकारी हमें इन वंशावलियों में मिलती है। इसीलिए हम इसे कहते हैं ये लोक इतिहास है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति के इतिहास की संपूर्ण जानकारी, चाहे वो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, समस्त प्रकार की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और तत्कालीन समय में, यानी उस समय में गांव के मौजूद लोग कौन कौन हैं उनकी भी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है कि वे किस समय के इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। तीसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो है वर्तमान में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं या सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे हैं उसको रोकने में सहायक है। सहायक कैसे? इस वंशावली के माध्यम से हम व्यक्ति को उसका इतिहास बता सकते हैं और जिन लोगों को मतांतरित किया गया, जिन लोगों को मतांतरित किया गया यानी जिसका धर्म परिवर्तन करवाया गया जबरदस्ती, हम उन्हें उनकी वंशावली दिखाकर ये बता सकते हैं कि आपके पूर्वज कौन थे, आप पहले किस धर्म से थे, अब किस धर्म में आए हैं, और हम उन्हें वापस उनके धर्म में ला सकते हैं, जिससे उनके मध्य जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको हम बनाए रख सकते हैं। तो इन तीन महत्वपूर्ण कारणों के माध्यम से वंशावलियों का महत्व बहुत ज़्यादा है। ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि वंशावलियों का महत्व ज़्यादा क्यों है। क्योंकि पहला न्यायिक साक्ष्य के रूप में जगदीश कुमार बनाम भारत सरकार की न्यायिक साक्ष्य था, उसमें 1872 में इसे न्यायिक साक्ष्य में शामिल किया गया। इसके अलावा इसे हम लोक इतिहासकार कहते हैं क्योंकि लोगों के इतिहास की संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं हमें, और सांप्रदायिक सद्भाव जो हैं वो बनाया रख सकते हैं। क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव इसलिए बनाए रख सकते हैं क्योंकि जो लोग मतांतरित हैं उनको हम ये बता सकते हैं कि उनका धर्म कौन सा था, वो कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार की जानकारी हम इस वंशावलियों के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे इतिहास जानने के धार्मिक स्रोत। इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत। दूसरा इतिहास जानने का स्रोत आता है पुरातात्विक स्रोत। इतिहास जानने का